नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी हो गया है। आपको बताते चले कि देर रात से प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है। जून के पहले दिन पर ही पारा 37 डिग्री पर पहुंच गया। आपको बताते चले कि पिथौरागढ़ के साथ साथ बागेश्वर में भारी बारिश लगातार हो रही है। प्रदेश भर में तेज रफ्तार से आंधी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में तेज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में लगातार रात से ही बारिश हो रही है और जिसके बाद तमाम जगहों पर येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया। गर्जन के साथ कई स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है और जिसको लेकर मौसम विज्ञान की ओर से तमाम तरीके के गाइडलाइंस के साथ अलर्टों को जारी किया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, जिसमें तेज रफ्तार आंधी का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार कई जगहों पर उत्तराखंड में प्रदेश भर की कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और बीते कल की बात की जाए तो जहां पर कई जगहों पर जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जगहों पर प्रदेश भर में बारिश हो रही है, जिसको लेकर तमाम गाइडलाइंस के साथ साथ चेतावनियां जारी की गई हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से तमाम तरीके की चेतावनियों का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदलता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं देहरादून से। तो अभय कैंतुरा, जिस तरीके से लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, क्या कुछ गाइडलाइंस और चेतावनियां मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई हैं? देखिए, उत्तराखंड में हमेशा ही मौसम ये कह सकते हैं कि आफत की बारिश लेकर यहाँ पर आता है और जिस प्रकार से इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो राहत की खबर कही जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों, खासतौर पर पर्वतीय जनपद के जो लोग हैं उनके लिए मुसीबतों की बारिश बनकर यहाँ पर आई है। पिछले दिनों जिस प्रकार से तापमान यहाँ पर बढ़ रहा था, पिछले 24 घंटे में अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ पर जो देखने को मिल रहा था 37 डिग्री से ज़्यादा का तापमान यहाँ पर हो चुका था। और कल देर रात से ही यहाँ पर जो हल्की बारिश हो रही है उससे तापमान में ये कह सकते हैं कि थोड़ी वो गिरावट यहाँ पर आई है। जो गर्मी और उमस थी उससे राहत जरूर यहाँ पर मिली है, लेकिन बदला हुआ मौसम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी परेशानियां लेकर यहाँ पर गुजर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश के चलते कह सकते हैं कि यातायात बाधित हो रहा है, लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, उससे ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं और सैलानियों की जो मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड में इसी प्रकार से हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर रहने वाली है। खासतौर पर पर्वतीय जनपदों के लिए उनकी तरफ से येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही तेज हवाओं के साथ ये कह सकते हैं कि गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके चलते अब कह सकते हैं कि जिला प्रशासनों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जिलों में जिस प्रकार से इस समय कह सकते हैं कि बारिश यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जो आवागमन है वो ज्यादा मुश्किलों भरा यहाँ पर हो सकता है, इसलिए जनता को भी ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। बारिश के दौरान किसी प्रकार का सफर ना करने के लिए पहाड़ों पर यात्रियों को हिदायत यहाँ पर दी जा रही है ताकि वो परेशानियों से बचे रह सके। लेकिन ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, उनके लिए बारिश, मुश्किलों भरी बारिश यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि तमाम जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी है, वो प्रदेश में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है? अभय, देखिए, अभी मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कुमाऊं के दो जनपद और
गढ़वाल मंडल के 3 जनपदों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी करा है। कुमाऊं में पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के लिए ये कह सकते हैं कि येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें गर्जन के साथ बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चलने की बात यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। जबकि गढ़वाल में कह सकते हैं कि आपका उत्तरकाशी जनपद हो गया, देहरादून जनपद हो गया, चमोली जनपद हो गया, यहाँ पर हल्की से मध्यम गति की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। और ये कहा गया है कि खासतौर पर जिला प्रशासनों को एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर निर्देश दे दिया गया, क्योंकि बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर यहाँ पर आ सकते हैं। उनमें जो नदी का जो जलस्तर है, पानी का जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। इसलिए समय रहते हुए नदी के किनारे पे या नालों किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ ही ऐसे संभावित स्थान जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है बारिश के दौरान, उन जगहों पर भी पहले से ही कर्मचारियों की तैनाती करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना का सामना वहां पर ना हो सके या अप्रिय घटना कोई वहां पर ना घट सके। अगर इस समय यात्रा मार्गों पर आप कोई भी श्रद्धालु या सैलानी यहाँ पर पहुंचा हुआ है तो उसे बारिश के दौरान यात्रा ना करने की हिदायत दी जा रही है। सुरक्षित स्थानों पर ही रहकर कह सकते हैं कि जिला प्रशासनों के जो अगले दिशा निर्देश हैं उनका इंतजार करने के लिए वहां पर कहा जा रहा है। तो लगातार ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर आ रही है, ये बारिश आफत की बारिश बनकर उभर रही है। और जो मुश्किलें हैं उत्तराखंड में, कह सकते हैं कि जो आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो इस बारिश में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अभी प्रशासन की ओर से किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर? देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासनों को सभी मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी करी है, जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं, उसके अनुसार जिला प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन अपनी तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर करे हुए, ऐसे सभी संभावित स्थान जहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं या फिर नदी नालों में जलस्तर यहाँ पर बढ़ सकता है, वहाँ पर SDRF और जिला पुलिस की जो टीमें हैं उनको वहाँ पर लगा दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारियों की तैनाती वहां पर की जा रही है, यानी जो यात्रा मार्ग है उन यात्रा मार्गों को अलग अलग सेक्टर में बांटने का काम किया जा रहा है, ताकि हर अधिकारी की जिम्मेदारी वहां पर तय हो सके, ताकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उनकी यात्रा सुगम यहां पर हो सके, सुरक्षित यात्रा उनकी रह सके। इसके अलावा जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बारिश के दौरान कोई भी आपदा वहां पर घट सकती है, वहां के लिए भी जिला प्रशासनों की तरफ से जो तहसील स्तर के जो अधिकारी या ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी है उनकी तैनाती वहां पर की गई है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार के स्तर पर अपनी पूरी तैयारी यहां पर है। प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले 24-48 घंटे उत्तराखंड में कुछ जनपदों के लिए भारी गुजरने वाले हैं। जी ठीक है अभय, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से भी तमाम तरीके के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि बीती रात से कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और जिसको लेकर पूरे तरीके से प्रशासन भी अलर्ट है। और वहीं आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन की ओर से भी नए निर्देशों के साथ पूरे तरीके से सभी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो कार्य है किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जी आपको बताते चले कि एक और जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बताते चले कि केदारनाथ बाबा के कपाट खुले हुए 1 महीने का समय पूरा हो चुका है और इसी 1 महीने में सरकारी सुविधाओं से लेकर स्थानीय व्यापारियों ने 2 अरब से अधिक का कारोबार कर लिया है। वहीं जून का महीना शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार इसमें इजाफा होने लगा है और जिसका स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ महिला एवं सहायता समूह को पूरा लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2025 की यात्रा के लिए 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खोले गए थे। बाबा के कपाट खुले 1 महीने का समय पूरा हो चुका है और वहीं आपको बताते चले कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम ने एक नया जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, जिसमें कि 1 महीने के भीतर लगभग 200 करोड़ का कारोबार यहां पर किया गया है।
तो आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम के कपाट को खुले हुए 1 महीने का समय हो चुका है और इस 1 महीने के भीतर आपको बता दें कि 200 करोड़ का कारोबार केदारनाथ धाम यात्रा में हुआ है, जिसमें होटल्स की बात की जाए, यहाँ पर घोड़े खच्चर की बात की जाए या फिर जो दुकानें और स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं यात्रियों के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए, इन सभी को मिलाकर लगभग 200 करोड़ का कारोबार केदारनाथ यात्रा से सरकार को हुआ है। आपको बताते चले कि इसमें राज्य सरकार का राजस्व बढ़ा है और जिसको लेकर जो यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और आगे वाले आने दिनों में इस आंकड़े का आगे और भी बढ़ना तय है। खबर पर लगातार हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से कारोबार को एक नया आयाम मिला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है 30 अप्रैल से उत्तराखंड में, ये चारधाम यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को तो मजबूती दे ही रही है, साथ ही इस चारधाम यात्रा से लाखों परिवारों को भी जो रोजगार यहाँ पर मिल रहा है, लाखों परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए 1 महीने का समय पूर्ण हो चुका है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुले थे और आज 2 मई को ये कह सकते हैं कि 2 जून को आज 1 महीने का समय केदारनाथ धाम की यात्रा का हो चुका है। इस 1 महीने की यात्रा में कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में विभिन्न चीज़ों को लेकर, चाहे आप घोड़े खच्चर के को लेकर देखें, डंडी कंडी वालों को देखें या फिर महिला सहायता समूह वालों को देखें या फिर दूसरे जो वहाँ पर टैक्सी संचालन वालों को देखें, तो पूरी तरीके से इस प्रकार से केदारनाथ धाम में 200 करोड़ का कारोबार इस समय अब तक वहाँ पर इस 1 महीने के भीतर वहाँ पर हो चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ इस यात्रा को मजबूती और सशक्तिकरण देने का काम यहाँ पर किया था, उसके सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिले हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए हजारों जो परिवार हैं, जिनकी रोजी रोटी इस यात्रा पर निर्भर रहती है, वो और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सैलानियों को भी बेहतर सुविधाएं इस दौरान यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से 30 लाख से ज्यादा अभी तक चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया है। अकेले केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो इस 1 महीने के भीतर 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक केदारनाथ पर दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं और रोजाना अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। अन्य धामों की तुलना में यह आंकड़ा बहुत बड़ा कहा जा सकता है, जबकि केदारनाथ धाम की ये जो यात्रा है ये बड़ी चुनौतीपूर्ण वाली यात्रा होती है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाली यात्रा होती है। फिर भी श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो सरकार है, जिन्होंने सुरक्षित यात्रा का संदेश यहाँ पर दिया था, उस संदेश को फलीभूत करने वाला है और लोगों की आर्थिकी को और मजबूती देने वाला है ये यात्रा कही जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि रोजाना जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं देने का काम प्रबंधन सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों की आर्थिकी पर भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में प्रदेश भर में जो बारिश का दौर भी जारी है और कई प्राकृतिक आपदाएं भी हो रही है। बीच में देखा गया था कि लैंडस्लाइड भी हुई थी और वो भी केदारनाथ के हाईवे के पास ही हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि दर्शनार्थियों का इस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर कह सकते हैं कि जिस दौरान बारिश यहाँ पर होती है उस दौरान कुछ समय के लिए व्यवधान जरूर यहाँ पर पड़ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं उन जगहों पर करी है, अगर सड़क मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो फिर जेसीबी के माध्यम से उन्हें त्वरित खोलने का काम वहाँ पर किया जाता है। लगातार ऐसे स्थानों पर जेसीबी तैनात की गई है जहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। लैंडस्लाइड जोन पहले से ही वहाँ पर सक्रिय है, उन जगहों पर जेसीबी तैनात कर दी गई है, कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही एसडीआरएफ और जो पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार बनी हुई है, सक्रिय रूप से काम वहां पर किया जा रहा है। और जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जो सैलानी यहां पर आ रहे हैं, उन सभी के लिए जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों को देने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार जहां संकल्पबद्ध है, वहीं कर्मचारियों की तरफ से बेहतर प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु और सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सफल हो सके, सुरक्षित
यात्रा यहाँ पर रह सके। आम जनता के लिए भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय जो मार्ग हैं, खासतौर पर जो गांव के क्षेत्रों को जोड़ने वाले जो ग्रामीण जो मार्ग हैं, उन मार्गों को भी खोलने के लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो बारिश के समय अवरुद्ध यहाँ पर होते हैं। तो लगातार सरकार और प्रशासन दोनों ही अपने स्तर पर उचित प्रबंधन करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ ही जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी यात्रा सफल हो सके, उस उद्देश्य के साथ लगातार यहाँ पर कर्मचारी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब है, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ नए इंतजाम या फिर खास बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए लगातार जो टीमें हैं या लगातार जो कर्मचारियों की तैनाती वहाँ पर की गई है, वो बेहतर काम वहाँ पर कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग रोजाना यहाँ कह सकते हैं कि देहरादून मुख्यालय स्तर पर यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो पैदल मार्ग पर इस समय जो डॉक्टरों की जो तैनाती वहाँ पर की गई है, SDRF की टीमों की जो तैनाती वहाँ पर की गई है, वो श्रद्धालुओं के लिए, सैलानियों के लिए ये कह सकते हैं कि देवदूत बनकर काम वहाँ पर कर रहे हैं। अगर कोई भी परेशानी अगर उन्हें वहाँ पर होती है तो फिर जो टीमें वहाँ पर है, क्विक रिस्पॉन्स उनकी तरफ से वहाँ पर किया जाता है, उनकी यात्रा को सफल बनाने का काम वहाँ पर किया जाता है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं धामों में, अगर वो पहुँचे तो धामों में जो उनकी धामों की जो क्षमता है, जो धारण क्षमता है, उस क्षमता को इस बार बढ़ाने का काम वहाँ पर किया गया है। बेहतर प्रबंधन वहाँ पर इसलिए रखने का काम वहाँ पर किया गया है कि टोकन व्यवस्था से उनके श्रद्धालुओं के दर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो श्रद्धालु है वो धामों में पहुंचकर उसके दर्शन आसानी से वहां पर हो सके और उसकी यात्रा सुरक्षित हो सके, उसके लिए लगातार यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है, अब है तब आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि लगातार केदारनाथ धाम यात्रा का जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में एक और नया बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिसको लेकर जो सुविधाएं हैं वो पूरे तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर नगर निगम में लगातार चोरी हो रही फाइलों पर विराम लगाने के लिए अब नगर निगम ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि मेयर सौरभ थपलियाल ने इस पर सभी जगहों पर अलर्ट किया है, जिसपे कि आपको बताते चले कि उनकी ओर से तमाम निर्देश दिए गए हैं। उन सभी जगहों पर लाइट और CCTV कैमरे लगाने का काम शुरू किया जा रहा है, जहां पर फाइलें रखी गई थी, और इसके अलावा नगर निगम के सभी दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि फाइल चोरी होने की दिशा में नगर निगम के पास रिकॉर्ड मौजूद रह सके। आपको बताते चले कि नगर निगम में अब तक लगभग तिथियों में 2000 से करीब की जो फाइलें हैं वो चोरी हो चुकी हैं, और जिनका रिकॉर्ड नगर निगम के पास नहीं है। इसलिए सुरक्षा के तौर पर भी निगम प्रबंधन कड़े कदम उठाने के लिए अग्रसर है। निगम ने क्या है, एक तो सारी जो फाइलें हैं उनका जो हम उनको डिजिटल स्वरूप दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई फाइल कहीं से गायब भी हो रही है तो हम पे उसका पहले से ही डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा जो हमने अपने जहाँ पे हमारी फाइलें रहती हैं उसकी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे हमने लाइटों से लेके और CCTV कैमरे वहाँ पे हमने लगा दिए हैं, और उस जगह भी हम उसकी बदलने वाले हैं, क्योंकि पीछे की तरफ था और वहाँ एक आध बार पहले भी इसकी घटनाएं हो चुकी हैं। तो हम उस जगह को ही वहाँ से बदलने वाले हैं, और साथ साथ उनको अगर हम सारे जो हमारी फाइलें हैं सब अगर डिजिटल फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी तो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हल्द्वानी में जय हिंद रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आखिर बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। सेना का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है तो बीजेपी को किस बात की परेशानी हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का इस मामले पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सैनिकों का सम्मान करती रही है। सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का पराक्रम और शौर्य दिखाया है, उसको लेकर जय हिंद रैली का आयोजन हल्द्वानी में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ पराक्रम दिखाने का काम किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब
देने का काम किया, उससे सेना ने देश का मान बढ़ाने का काम किया है। सेना ने जो शौर्य दिखाया है, निश्चित तौर पर हर भारतवासी का सीना उससे जुड़ा हुआ है। और सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जय हिंद रैलियों का आयोजन कर रही है, जिससे आम जनता के बीच सेना के शौर्य को पहुंचाया जा सके। सेना के सम्मान में ये रैलियां आयोजित हो रही हैं और इन रैलियों में जनता का अपार जन समर्थन और प्यार उमड़ रहा है। और सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आगे भी रैलियों का आयोजन करेगी और निचले स्तर तक भी रैलियों का आयोजन करेगी, जिससे सेना की वीर गाथा आम जनता के बीच पहुंच सके और हर देशवासी को अपनी सेना पर गर्व महसूस। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 वर्ष पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस दौरान जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी। इस अभियान को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल हम जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सेवा सुशासन की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने मंगलोर गुड़ मंडी से मंगलोर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और जिसमें भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हमारे देश के जवानों की जाने गई, तो वहीं उन्होंने दुश्मन देश के भी छक्के छुड़ाने का काम किया और इसी के चलते आज मंगलोर में इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया। पेट्रोल पंप से शुरू करेंगे और वो कौन सा बहन जी चौक अगला जो है अब्दुल कलाम चौक से वापस घूम के और जहाँ पे हमारा ऑफिस था है भी और था वहां पे खत्म करेंगे। अरे ऑपरेशन सिंदूर जमान अपनी फौज का सम्मान, वीरों का सम्मान। हाँ जी, मुझे आवाज कम आ रही है। तो यही है, जनता ही संदेश हमें दे रही है कि जवानों के लिए और घर घर सिंदूर पहुंचाना है और देश को दुनिया को बताना है कि भारत की तरफ देखना, सोच के देखना पड़ेगा, नहीं तो उसका रिजल्ट 1 मिनट में वापस मिलेगा। वो सीएम साहब जी आ रहे हैं और वो सही बात तो ये है कि कहते हैं ना, प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में देरी को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस के नेत्री गरिमा दसोने का कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव करवाने का दावा कर रही है, अपनी तैयारी दिखा रही है। पंचायत राज विभाग की भी पूरी तैयारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से पंचायत राज एक्ट में संशोधन करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि प्रशासकों का कार्यालय जो है वो बढ़ाया जा सके। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब सभी लोग तैयार हैं तो फिर कौन सी शक्ति पंचायत चुनाव कराने में देरी कर रही है। एक अजीब तमाशा चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, जंगल राज है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुखिया कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, भाजपा संगठन के अध्यक्ष कह रहे हैं हम तैयार हैं, निर्वाचन कह रहा है हम तैयार हैं, हमारी वोटर लिस्ट बन चुकी है। तो फिर ये कौन है जो पंचायत चुनाव नहीं होने देना चाहता? फिर वो कौन सा निर्णय लिया है विचलन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने, जिसमें पंचायत राज अधिनियम में उन्होंने संशोधन करके फाइल भेज रखी है राजभवन, और फाइल अभी तक अनुमोदित होकर आई नहीं है। बीती रात इन प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। आज की तारीख में बताएं पुष्कर सिंह धामी कि ये प्रदेश भर के पंचायत किसके हवाले हैं? क्या अनाथ हैं हमारी पंचायतें?
जिन लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का आधार पंचायत होती है, हमारे 3 टायर सिस्टम का आधार, उनका बेस, उनकी बुनियाद पंचायत होती है, वो क्या इस देश को चलाएंगे? अगर आपको पंचायत के चुनावों में भरोसा नहीं, पहले आपने उसमें जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी बैठाए, फिर आपने भारी जन दबाव के चलते चुने हुए जनप्रतिनिधि उसमें बैठा दिए प्रशासक के तौर पर, जिनका कार्यकाल 27 नवंबर को पूरा हो चुका है। तो अगर आपको पंचायत के चुनाव नहीं कराने हैं और लगातार प्रशासकों का ही कार्यकाल साल दर साल आपने इस तरह से बढ़ाना है, तो फिर हटाइए विधायक और सांसदों के चुनावों को भी, फिर लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव भी क्यों होने चाहिए? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।